हेलो स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स के मेरे इस चैनल पे मैं डॉक्टर सौरभ गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम्स सब ग्रुप से रिलेटेड। ठीक है, तो थ्योरम्स डिस्कस करेंगे और उसके प्रूफ को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सब ग्रुप नहीं आता है कि सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है ना, टाइप्स ऑफ सब ग्रुप्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें अगर आपको नहीं आती हैं तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इन थ्योरम्स को समझने में आपको बहुत दिक्कत होगी। तो स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले इससे जो पहले वाला लेक्चर था मेरा सब ग्रुप का, आप एक बार उसको जाके देख लीजिए। ऊपर आई बटन में मैंने उसका लिंक दे रखा है। उसके बाद अगर आप इस वीडियो लेक्चर पे आएंगे तो आपको हर एक स्टेप बहुत क्लियरली डिफाइंड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, और एक चीज और, आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैं आधी थ्योरम्स को डिस्कस करूंगा, है ना, क्योंकि सब ग्रुप्स की जो थ्योरम्स हैं वो आई थिंक 8 या 9 थ्योरम्स हैं, तो उसको मैंने दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है वीडियो में। तो उसमें से आधी थ्योरम्स के प्रूफ आज के वीडियो लेक्चर में करेंगे और जो आधी थ्योरम्स के प्रूफ है वो मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर मैं सारी थ्योरम्स का प्रूफ स्टेप बाय स्टेप एक ही वीडियो में डिस्कस करूंगा तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये जो थ्योरम्स के वीडियो हैं इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में जो कि आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, इसका जो पार्ट 2 है वो मैं कल अपलोड करूंगा, जिसमें मैं आगे की जो थ्योरम्स है सब ग्रुप्स की उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो बिना देरी के स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पहली थ्योरम की। तो स्टूडेंट, पहली थ्योरम क्या कहती है? देखिए, इफ H स्टार इज अ सब ग्रुप ऑफ अ G स्टार, इफ H स्टार इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G स्टार, क्लियर है? यानी कि आपको एक सब ग्रुप दे रखा है। ठीक है, आपको क्या दे रखा है? एक सब ग्रुप दे रखा है H स्टार, किसका? ग्रुप G स्टार का। ठीक है, देन द आइडेंटिटी एलिमेंट, देन द आइडेंटिटी एलिमेंट, जो स्टूडेंट्स आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट of H star, of H star is the same as that of G star, is the same as that of G star। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो हम इस थ्योरम का स्टेटमेंट समझते हैं कि आखिर ये थ्योरम कहना क्या चाह रही है। क्लियर है? देखिए ध्यान से, थ्योरम ये कहती है कि आपको H स्टार कोई भी एक सब ग्रुप दे रखा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, आपको H स्टार कोई भी एक सब ग्रुप दे रखा है किसी भी ग्रुप G स्टार का। ठीक है, अब आपको क्या प्रूफ करना है? आपको ये प्रूफ करना है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट इस H में है, यानी जो आइडेंटिटी एलिमेंट इस सब ग्रुप में है, वही सेम आइडेंटिटी एलिमेंट इसके ग्रुप में है। क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आ गई? एक बार फिर से समझिए, क्या कहती है स्टेटमेंट? आपको H स्टार कोई एक सब ग्रुप दे रखा है किसी भी ग्रुप G स्टार का। अब ये चीज आपको पता होगी कि अगर H सब ग्रुप है G का तो बाइनरी ऑपरेशन तो सेम होना ही होना है, तो जाहिर सी बात है H में जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वही ग्रुप में है बाइनरी ऑपरेशन स्टार। क्लियर है? आगे क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट इस H स्टार सब ग्रुप में है वही सेम आइडेंटिटी एलिमेंट इस ग्रुप में है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। ध्यान से देखिए, देखिए स्टूडेंट्स, अब इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। मैंने अज्यूम कर लिया लेट E and E dash be the two identities, be the
टू आइडेंटिटीज of G star and H star, of G star and H star respectively. अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने क्या अज्यूम किया, मैंने ये अज्यूम किया कि E और E डैश ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटीज हैं, यानी डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं ग्रुप G स्टार की और सब ग्रुप H स्टार की। बात समझ में आ गई? ठीक है, मैंने क्या अज्यूम किया, मैंने ये अज्यूम किया कि जो E है और E डैश है ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटीज हैं ग्रुप G स्टार और उसके सब ग्रुप H स्टार रेस्पेक्टिवली। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जो मैंने अजम्पशन लिया है इस अजम्पशन को मुझे गलत प्रूफ करना है। अगर मैंने इसको गलत प्रूफ कर दिया, गलत प्रूफ करने का मतलब क्या है कि E और E डैश ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटीज नहीं है बल्कि ये दोनों सेम आइडेंटिटी है, तभी मैं गिवन थ्योरम को प्रूफ कर पाऊंगा। क्लियर है? तो जो मैंने अजम्पशन लिया है मुझे अपने ही अजम्पशन को गलत प्रूफ करना है। ठीक है, मुझे ये प्रूफ करना है कि E और E डैश ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटीज नहीं है बल्कि सेम आइडेंटिटी है। समझ में आ गई? क्लियर है? अब देखिए इसको कैसे गलत प्रूफ करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे इफ मान लो मैंने कोई एक एलिमेंट लिया सब ग्रुप H का, इफ A बिलोंग्स टू H स्टार, ए कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है सब ग्रुप H स्टार में। ठीक है, देन अब देखिए यहां पे एक चीज आप देखिए, ए कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है सब ग्रुप H में। अब यहाँ पे ये जो E डैश है ये किसकी आइडेंटिटी है? सब ग्रुप H की। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं A स्टार E डैश करूँ चाहे मैं E डैश स्टार करूँ मुझे क्या मिलेगा? मुझे A मिलेगा। ये हो गई स्टूडेंट मेरी पहली इक्वेशन। बात समझ में आ गई? क्लियर है? मैंने एक एलिमेंट उठाया इसी सब ग्रुप H का और अब आप देखिए जो मैंने अजम्पशन लिया है उसके अकॉर्डिंग ये जो E डैश है ये आइडेंटिटी है सब ग्रुप H की, जो मैंने अजम्पशन लिया उसके अकॉर्डिंग। तो अगर मैंने जो अजम्पशन लिया अगर मैं उसके अकॉर्डिंग देखूं तो स्टूडेंट मैं अगर A को ऑपरेट कराऊं E डैश से या E डैश को ऑपरेट कराऊं A से, मुझे मिल क्या रहा है? A मिल रहा है। तो ये तो हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब बात करते हैं स्टूडेंट सेकेंड इक्वेशन की। तो देखिए अगेन अब आपको ये चीज अच्छे से मालूम है कि अगर H सब ग्रुप है ग्रुप G का तो H के सारे एलिमेंट ग्रुप के अंदर तो कंटेन करने ही करने हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट है A जो कि बिलोंग कर रहा है सब ग्रुप में, यही एलिमेंट ग्रुप में भी बिलोंग करना चाहिए, बिल्कुल करेगा। तो अगेन अगर A बिलोंग कर रहा है H स्टार में, ठीक है, A बिलोंग कर रहा है H स्टार में, तो ये ऑब्वियस है कि A जो है वो बिलोंग करेगा G स्टार में, क्योंकि H जो है वो G का क्या है? सब ग्रुप है। और सब ग्रुप का मतलब क्या है? H के सारे एलिमेंट ग्रुप में कंटेन करेंगे ही करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब आप देखो, अब ये तो पता चल गया कि जो एलिमेंट सब ग्रुप में है वही एलिमेंट वही एलिमेंट ग्रुप में है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, ग्रुप की आइडेंटिटी क्या मानी थी? अब मैंने ग्रुप की आइडेंटिटी मानी थी ई अज्यूम करी थी। तो अगर मैं उसके अकॉर्डिंग देखूं तो देखिए A स्टार E करूं चाहे E स्टार A करूं मुझे A मिलेगा। ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। क्लियर है? बात समझ में आ गई? जो पहले वाली इक्वेशन थी वो मैंने कब निकाली थी? जब मैंने A को बिलोंग करवाया था सब ग्रुप H में। तो जब A को सब ग्रुप H में बिलोंग कराया था तो H की आइडेंटिटी क्या थी? E डैश। तो देखिए A स्टार E डैश बराबर E डैश स्टार A बराबर A, ये पहली इक्वेशन आ गई थी। उसके बाद में मैंने देखा कि भाई अगर A H में बिलोंग कर रहा है तो A G में भी बिलोंग करेगा। और G की आइडेंटिटी क्या थी स्टूडेंट? G की आइडेंटिटी थी E। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर मैं A स्टार E करूं चाहे E स्टार A करूं मुझे क्या मिलेगा? A मिलेगा। यहां तक की बात समझ में आ गई? तो स्टूडेंट्स यहां से मेरी दो इक्वेशंस मुझे मिल गई। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करूं तो अब आप एक चीज देखो कि A जो है वो इसके बराबर भी है और यहाँ पे A इसके बराबर भी है, यानी A की दो वैल्यूज आ रही हैं, पहली ये और दूसरी ये।
तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे के बराबर होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो पहली और दूसरी इक्वेशन को अगर मैं ऑब्जर्व करूं स्टूडेंट्स, तो ये वाला जो टर्म है फर्स्ट इक्वेशन का ए स्टार ई डैश और ए स्टार ये जो टर्म है सेकंड इक्वेशन का, इनको मैं बराबर रख सकता हूं। आप एक चीज ऑब्जर्व करो स्टूडेंट्स कि ए की वैल्यू ये भी है और ए की वैल्यू ये भी है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर हैं, तो इसका हर टर्म बराबर होगा। तो अगर हर टर्म बराबर है तो मैं ए स्टार ई डैश को भी बराबर कर सकता हूं, ए स्टार ई कर सकता हूं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पहले और दूसरे इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने क्या करा स्टूडेंट्स, ए स्टार ई डैश को बराबर कर दिया ए स्टार ई के। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इधर की तरफ देखूं तो इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में भी ए लेफ्ट हैंड साइड में है और इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में भी ए लेफ्ट हैंड साइड में है। तो आपने छोटी क्लासों में लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन लॉ पढ़ा होगा, तो यहाँ पे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगेगा, तो ए दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो अगर मैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के अकॉर्डिंग देखूं तो ई डैश बराबर हो जाएगा ई के, बिल्कुल हो जाएगा। देखो मैंने अपना ही अजम्पशन और गलत प्रूफ कर दिया, जो मैंने अजम्पशन किया था वही मैंने प्रूफ में गलत प्रूफ कर दिया। क्लियर है कैसे? मैंने ये अजम्पशन किया था ई और ई डैश ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटीज हैं ग्रुप जी की और ग्रुप एच की, और मैंने प्रूफ क्या कर दिया कि भाई ई डैश बराबर ई है, यानी ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटीज नहीं है, एक ही आइडेंटिटी है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप जी में और उसी के सब ग्रुप एच में वो अलग अलग नहीं होगा, वो सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हो इस चीज को कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप एंड सब ग्रुप इज ऑलवेज सेम। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप G star and subgroup H star is same. H star is same. क्लियर है स्टूडेंट्स? बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल थ्योरम थी, बहुत सिंपल इसका स्टेटमेंट था और उतना ही सिंपल इसका प्रूफ था। मैंने स्टेप वाइज स्टेप आपको हर चीज़ समझाई है, एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। एक सब ग्रुप एच था किसी भी ग्रुप जी का, आपको क्या प्रूफ करना है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट सब ग्रुप एच में है वही सेम आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप में होना चाहिए, ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। इसको प्रूफ करने के लिए मैंने क्या करा कि दो डिफरेंट आइडेंटिटीज अज्यूम कर ली, ई एंड ई डैश, ग्रुप और सब ग्रुप की। ठीक है, मैंने ये अज्यूम कर लिया कि भाई ग्रुप में और सब ग्रुप में अलग अलग आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, उसके बाद में मैंने एक एलिमेंट उठाया ए जो कि सब ग्रुप एच में बिलोंग कर रहा है। अब देखो सब ग्रुप एच की आइडेंटिटी थी ई डैश, तो अगर मैं इसको देखूं तो देखिए मैं ए स्टार ई डैश करूं या ई डैश स्टार ए करूं मुझे ए मिलेगा और ये मेरी पहली इक्वेशन मिल गई। अब मैंने देखा कि भाई एच जी का सब ग्रुप है तो एच के सारे एलिमेंट ग्रुप में होंगे, तो अगर ए एलिमेंट एच में बिलोंग कर रहा है तो ए एलिमेंट जी में भी बिलोंग करेगा। तो जी की आइडेंटिटी क्या थी, जी की आइडेंटिटी थी ई, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग मैं ए स्टार ई करूं या ई स्टार ए करूं मुझे ए मिल जाएगा। अब देखिए ये हो गई पहली इक्वेशन, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब पहली और दूसरी को अगर ऑब्जर्व करें इक्वेशंस को तो ए का एक्सप्रेशन इसके बराबर भी है, ए का एक्सप्रेशन इसके बराबर भी है, तो यानी कि ये दोनों टर्म्स सब बराबर होंगे। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से ए स्टार ई डैश ले लिया और सेकंड इक्वेशन से ए स्टार ई ले लिया और मैंने दोनों को बराबर पुट कर दिया। अब मैंने देखा ए दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ
ए कैंसिल आउट हो गया, ए कैंसिल आउट हो गया तो ई डैश बराबर ई आ गया। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ई और ई डैश अलग अलग आइडेंटिटीज नहीं है बल्कि सेम आइडेंटिटी है, ग्रुप में भी और सब ग्रुप में भी। आई होप ये थ्योरम आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अगली थ्योरम की तरफ। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगली थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम 2। देखिए स्टूडेंट्स, थ्योरम 2 क्या कहती है कि द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ए, द इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ए, ठीक है, द इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ए ऑफ सब ग्रुप एच स्टार, ऑफ सब ग्रुप एच स्टार is the same as the inverse of the same regarded as an element in G star, regarded as an element in G star। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखो, सबसे पहले इस थ्योरम का स्टेटमेंट समझते हैं, उसके बाद इसके प्रूफ पे आएंगे, क्योंकि बिना स्टेटमेंट समझे तो प्रूफ का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या कहती है थ्योरम, थ्योरम ये कह रही है कि द इनवर्स of every element A of a subgroup H star is the same as the inverse of the same regarded as an element in G star। देखिए स्टूडेंट्स, ये चीज तो आप लोगों को मालूम है कि अगर H G का सब ग्रुप है तो H के सारे एलिमेंट G के अंदर आएंगे। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग थ्योरम ये कहना चाह रही है कि हर एलिमेंट A जो कि सब ग्रुप का है, तो ए का जो इनवर्स सब ग्रुप में होगा वही सेम इनवर्स इस एलिमेंट ए का ग्रुप में होगा। थ्योरम की स्टेटमेंट समझ में आ गई? एक बार फिर से समझिए, जो हर एलिमेंट ए का जो इनवर्स सब ग्रुप में होगा वही इनवर्स इस एलिमेंट ए का ग्रुप के अंदर होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एलिमेंट ए सब ग्रुप में बिलोंग कर रहा है तो यही एलिमेंट ए ग्रुप में भी बिलोंग करेगा। तो जो इनवर्स इस एलिमेंट ए का सब ग्रुप एच में है वही सेम इनवर्स इस एलिमेंट ए का ग्रुप में होगा, ये कहना चाह रही है थ्योरम। ठीक है, तो द इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ए ऑफ सब ग्रुप एच स्टार इज द सेम एज द इनवर्स ऑफ द सेम रिगार्डेड एज एन एलिमेंट इन जी स्टार। क्लियर है? आई होप आपको थ्योरम का स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की। देखिए प्रूफ भी इसका बहुत सिंपल है, जैसे पहले वाला प्रूफ हुआ था वैसे ही प्रूफ होगा। देखिए स्टूडेंट्स, प्रूफ क्या कहता है कि द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ए, द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ए ऑफ एनी एलिमेंट ए ऑफ एच स्टार, ऑफ एच स्टार, एच स्टार क्या है? सब ग्रुप है। ऑफ एच स्टार इज द सेम एज द इन, सॉरी इसको आप ऐसे लिखिए, इसको मैं दूसरी तरीके से लिखता हूं। देखिए सबसे पहले इसके प्रूफ में हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। लेट, मैंने अज्यूम किया कोई एक एलिमेंट ए है जो कि एच स्टार में बिलोंग कर रहा है, कोई एक एलिमेंट ए है जो कि एच स्टार में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और बी एंड सी
ये क्या है, ये दो इनवर्स एलिमेंट है, बी द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिए, इससे पहले वाला जो प्रूफ हमने किया था उसमें हमने क्या किया था, हमें ये दिखाना था कि भाई सब ग्रुप और ग्रुप की जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो सेम है। तो हमने क्या किया था, अज्यूम किया था कि भाई एक बार को मान लो कि ग्रुप और सब ग्रुप की डिफरेंट आइडेंटिटीज है, और हमने अपने अजम्पशन को गलत प्रूफ किया था। ठीक है, वही सेम काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है कि कोई एक एलिमेंट ए है सब ग्रुप एच का, तो जो इनवर्स इस एलिमेंट ए का सब ग्रुप में है वही इनवर्स इस एलिमेंट ए का ग्रुप के अंदर होगा। क्लियर है? तो उसके लिए मैंने क्या करा, मैंने एक एलिमेंट लिया ए सब ग्रुप एच का और अज्यूम किया भाई इस ए के दो डिफरेंट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं बी और सी। ठीक, इस एलिमेंट ए के दो डिफरेंट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं विच इज बी एंड सी। अब आगे देखिए, अगर इफ E is the identity element of G star and H star। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब देखिए, अगर E एक आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप G स्टार और H स्टार का, तब क्या होगा देखिए। देन अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, बात को जरा थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर एलिमेंट ए का मैं एक बार को मानूं कि इनवर्स बी है, ठीक, अगर मैं मानूं एक बार को एलिमेंट का इनवर्स बी है, तो उस कंडीशन में ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर ई के होगा। ये हो गई पहली इक्वेशन। ठीक, ये कब हुआ, जब मैंने माना कि भाई ए इनवर्स जो है, ए का जो इनवर्स है वो बी है, और ये हमें मालूम है कि अगर ए का इनवर्स बी है तो इसका अपोजिट भी ट्रू होगा, यानी बी का इनवर्स भी ए होगा। ठीक है, तो जब ए का इनवर्स बी था तो ए स्टार बी हो गया, और जब बी का इनवर्स ए था तो बी स्टार ए हो गया, और ये दोनों किसके बराबर हो गए, आइडेंटिटी एलिमेंट के। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए, उसके बाद अगर मैं ये मान लूं कि ये जो एलिमेंट ए है सब ग्रुप का, इसका इनवर्स सी है, तो क्या हो जाएगा, ए स्टार सी बराबर सी स्टार ए बराबर ई। ठीक है, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। ये कब मिली मुझे, ये मुझे तब मिली जब मैंने माना ए का इनवर्स सी है। तो ए का इनवर्स मैंने सी माना, तो जाहिर सी बात है सी का इनवर्स ए होगा, तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल गई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे दो इक्वेशंस मिल गई अच्छे से। क्लियर है? अब देखो ध्यान से समझना, जैसे इससे पहले वाले हमें दो इक्वेशंस मिली थी और हमने चेक किया था, वैसे ही हम यहाँ देखेंगे। देखो, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट इस एक्सप्रेशन के बराबर है और यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट इस एक्सप्रेशन के बराबर है। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो ये दोनों टर्म बराबर होंगे। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट इक्वेशन से मैं ए स्टार भी उठा सकता हूँ और सेकंड से मैं ए स्टार सी उठा सकता हूँ, दोनों को इक्वल पुट कर सकता हूँ। तो देखिए मैंने ऐसे ही किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मैंने पहली और दूसरी इक्वेशन से क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से मैंने ए स्टार बी ले लिया और सेकंड से मैंने ए स्टार सी कर लिया और दोनों को बराबर पुट कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब ऑब्जर्व देख करिए, ए जो है वो इक्वल्स टू के इस तरफ भी लेफ्ट हैंड साइड में और ए इक्वल्स टू के इस तरफ भी लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट कैंसिलेशन लो तो दोनों तरफ ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, बी बराबर सी। तो बाय इसको लिखेंगे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अब देखिए लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, बी जो है आपका सी के बराबर हो जाएगा। मैंने अपने ही प्रूफ को गलत कर दिया। कैसे कर दिया, मैंने माना था कि जो ए एलिमेंट है एच का उसके दो डिफरेंट इनवर्स हैं बी और सी, और मैंने ये दिखा दिया कि बी और सी अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है, बी बराबर सी है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो कि इन देयरफॉर इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी स्टार एंड एच स्टार इज सेम, इज
सेम, यानी कि जो इनवर्स होता है हर एलिमेंट का जी स्टार और एच स्टार में, वो हमेशा सेम होता है, अलग अलग नहीं होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई? थ्योरम की स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई? एक बार फिर से मैं पूरी स्टेटमेंट और प्रूफ इसका रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए स्टेटमेंट क्या कहती है कि जो इनवर्स होता है हर एलिमेंट ए का सब ग्रुप एच स्टार में, वो सेम होता है। इसी स्टेटमेंट कहती है कि जो एलिमेंट एच में है, तो इस एलिमेंट का इनवर्स जो एच में होगा वही सेम इनवर्स इस एलिमेंट का जी में होगा। ये स्टेटमेंट कहती है। क्लियर है? अब इसको मैंने प्रूफ कैसे किया? मैंने एक एलिमेंट ए उठाया सब ग्रुप का और अज्यूम किया कि भाई ए के दो डिफरेंट इनवर्स हैं, बी और सी। ठीक, इफ ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी स्टार एंड एच स्टार, अगर ई कोई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का और एच का, उस कंडीशन में अगर मैं मान के चलूं ए का इनवर्स बी है, तो क्या होगा? ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए बराबर ई के हो जाएगा। ऑब्वियस है इस स्टेटमेंट के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे ए इनवर्स है बी के बराबर और बी इनवर्स है ए के बराबर। ठीक है, और अगर मैं मान के चलूं कि भाई ए का इनवर्स सी है, तो जाहिर सी बात है ए स्टार सी बराबर सी स्टार ए बराबर ई हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऑब्जर्व करूं तो ये ई इस एक्सप्रेशन के बराबर भी है, ई इस एक्सप्रेशन के बराबर भी है। तो मैं ए स्टार बी फर्स्ट इक्वेशन से और ए स्टार सी सेकंड इक्वेशन से ले सकता हूं। मैंने ले लिया, मैंने ए स्टार बी ले लिया बराबर ए स्टार सी ले लिया। ए दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे था, कैंसिलेशन लॉ से कैंसिल कर दिया, बी सी के बराबर आ गया। सिंपल। क्लियर है? ठीक है, अब स्टूडेंट्स चलते हैं हमारी थर्ड थ्योरम की तरफ। वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है और अक्सर कर एग्जाम्स में पूछी जाती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन सॉल्व करने में उसका एक अहम रोल होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं अपनी थर्ड थ्योरम। आप चाहो तो वीडियो पोस्ट करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको हर एक स्टेप थ्योरम की समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी कहीं भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी थर्ड थ्योरम को। थर्ड थ्योरम क्या कहती है? थर्ड थ्योरम कहती है स्टूडेंट, एक चीज और, ये जो थर्ड थ्योरम है इसको करवाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। क्लियर है? यानी ग्रुप थ्योरी में ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि उसका यूज यहाँ पे होगा। ठीक है, और अगर आपको नहीं मालूम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नीचे लिंक दे रखा है अपने लेक्चर का, एक बार आप वहां जाके ऑर्डर का कॉन्सेप्ट देख लीजिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? ताकि आपको थ्योरम अच्छे से समझ में आए। देखिए अब बात करते हैं थर्ड थ्योरम की। थर्ड थ्योरम क्या कहती है? द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट, द ऑर्डर of any element A, ठीक है, of subgroup H star of subgroup H star is same as order of A in G star, is same as ऑर्डर ऑफ ए इन जी स्टार। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट समझते हैं, कहना क्या चाह रही है। देखिए थ्योरम ये कहना चाहती है कि कोई एक एलिमेंट ए है सब ग्रुप एच का। ठीक, कोई एक एलिमेंट ए है सब ग्रुप एच का। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि इस एलिमेंट का ऑर्डर जो सब ग्रुप एच में है वही सेम ऑर्डर इस एलिमेंट का ग्रुप जी में होना चाहिए। क्लियर है भाई? देखिए अगर ए जो है एलिमेंट है सब ग्रुप का, तो जाहिर सी बात है कि ये जो ए है ये ग्रुप में भी बिलोंग करेगा। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर ए का सब ग्रुप के अंदर है वही सेम ऑर्डर इस ए का ग्रुप के अंदर होना चाहिए। बस ये सीधी सादी सी एक स्टेटमेंट है। क्लियर है? अब इसको प्रूफ करते हैं कि ये थ्योरम सही है या नहीं। देखो अब इसको प्रूफ करके देखते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा।
सबसे पहले मैंने क्या करा, जैसे मैंने इससे पहले वाली दोनों थ्योरम्स करी थी उसी सेम ट्रैक पे मैं चल रहा हूं। देखिए, लेट द ऑर्डर ऑफ ए, जो ए का ऑर्डर है वो मैंने अज्यूम किया बी एम एंड एन, एम एंड एन इन एच स्टार एंड जी स्टार। बात समझ में आ गई? ठीक है, यानी कि मैंने क्या अजम्पशन लेके चला हूं, मैंने क्या लेट किया, मैंने ये लेट किया कि जो एलिमेंट ए है इसका ऑर्डर एम तो सब ग्रुप में है और इस ए का ऑर्डर एन ग्रुप में है, यानी अलग अलग ऑर्डर है। ठीक है, अब मुझे अपने ही अजम्पशन को गलत प्रूफ करना है। गलत कैसे प्रूफ करना है? मैं ये दिखाऊंगा कि ये जो m और n है ये अलग अलग ऑर्डर नहीं है, बल्कि m और n एक ही ऑर्डर है। यानी मुझे ये दिखाना है कि जो एलिमेंट a है इसका ऑर्डर जो सब ग्रुप में है वही ग्रुप में, ये चीज मुझे दिखानी है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे दिखाना है, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। इफ अगर मान लीजिए E जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, E इज द identity element of G star and H star। E क्या है? E जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप का भी और सब ग्रुप का भी। ठीक है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, अब स्टूडेंट्स देखिए आ गया ना ग्रुप, सॉरी बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर, ग्रुप कह रहा हूं ऑर्डर। अब देखिए, अब यहां पे आपको ऑर्डर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट होता है उसके ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, है ना। इसीलिए मैंने यहां लिखा है बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर, डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर। अब देखिए, अगर मैं मान के चलूं कि ए का ऑर्डर एम है सब ग्रुप में, तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि ए की पावर एम बराबर ई, ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है भाई, ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर मान के चलो मैं ये कहूं, मैं आपको समझा रहा हूं, एक बार रिपीट कर रहा हूं ताकि अगर आपको नहीं मालूम है तो एक बार आप फिर से उसको समझ लें। ठीक है, उसके बाद डिटेल में तो मेरा वीडियो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप एक बार वहां से देखेंगे तो मैंने पूरा डिटेल में उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। देखिए, अगर मान के चलिए ए का ऑर्डर एन है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ए की पावर एन बराबर ई, और यहां पे एन क्या होगा स्टूडेंट्स? यहां पे एन होगा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अगर ए का ऑर्डर एन है तो इसका मतलब हो गया ए की पावर एन बराबर ई, और एन यहां पे है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है स्टूडेंट्स? बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये होती है ऑर्डर की डेफिनेशन। मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में आपको यहां पे एक बार दोबारा से रिकॉल कर दिया है। देखो, तो यहां पे अगर मैं आऊं दोबारा से इसकी प्रूफ पे, तो अगर ए का ऑर्डर एम है इसका मतलब ए की पावर एम बराबर ही, ये पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? और अगर मैं मान के चलूं कि ए का ऑर्डर एन है तो इसका मतलब हो गया ए की पावर एन बराबर ई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं पहली और दूसरी इक्वेशन को ऑब्जर्व करूं तो ई ए की पावर एम के बराबर भी है, ई ए के पावर एन के बराबर भी है, तो मैं ए की पावर एम और ए की पावर एन को इक्वल पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऑब्जर्व करूं तो देखिए ए की पावर एम बराबर किसके है? ए की पावर एन के। क्लियर है? ये तो हो गया। अब देखो, मैं क्या करूं, दोनों तरफ ए की पावर माइनस एन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा? ए की पावर एम इंटू ए की पावर माइनस एन बराबर ए की पावर एन इंटू ए की पावर माइनस एन। क्लियर है? ठीक है, अब देखो ऐसा मैंने क्यों किया वो अब मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए,
ए की पावर एन इंटू ए की पावर माइनस एन किसके बराबर हो गया? ए की पावर 0 के। बिल्कुल हो गया, ठीक है। यानी कि इसको आप एक काम करो, इसको आप नीचे लिख लो अगले स्टेप पे, ए की पावर एम माइनस एन बराबर ए की पावर 0। क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ऐड हो गई ए की पावर एम माइनस एन, और ये किसके बराबर हो गया? ए की पावर 0 के, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आप ये सोचोगे कि भाई ए की पावर 0 तो ई के बराबर होता है, तो सर ने इसको ए की पावर एम माइनस एन बराबर ई क्यों नहीं रखा? तो मैंने इसको ई इसीलिए नहीं रखा है, इसको आप ब्रैकेट में लिख लो, इसको मैंने ई क्यों नहीं रखा, अब उसका रीजन सुनो। मैंने अजम्पशन लिया था कि ए का ऑर्डर एम सब ग्रुप में है और ए का ऑर्डर एन ग्रुप में है, ये मैंने अजम्पशन लिया था। तो अब आप एक बात बताओ, ये जो m माइनस एन है ये तो m से भी छोटा है और n से भी छोटा है, यानी कि m माइनस एन जो है वो देखिए वो m से भी छोटा है। क्लियर है? वो m से भी छोटा है, और m क्या है? a का ऑर्डर किसमें? सब ग्रुप H में। बात समझ में आ गई? m माइनस एन एम से भी छोटा है और m क्या है? a का ऑर्डर सब ग्रुप H में। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो a का ऑर्डर n था ग्रुप में, लेकिन m माइनस एन स्टूडेंट तो n से भी छोटा है। n क्या है? a का ऑर्डर किस में? ग्रुप में। है कि नहीं है? क्लियर है? यानी कि ये जो m माइनस एन है ये m से भी छोटा है और m a का ऑर्डर है सब ग्रुप में। देखिए हमने अजम्पशन लिया था, और m माइनस एन एन से भी छोटा है, n क्या है? a का ऑर्डर ग्रुप में। देखिए हमने यहाँ पे अजम्पशन लिया था। क्लियर है? इसीलिए मैंने a की पावर m माइनस एन को e पुट नहीं किया, बल्कि मैंने a की पावर m माइनस 1 को a की पावर 0 ही रहने दिया। अब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो एक बात बताओ, बेस सेम है दोनों तरफ तो पावर बराबर हो जाएंगी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं m माइनस एन बराबर 0 लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा आपका m इधर आ जाएगा, n इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा m बराबर n। लो मैंने अपने ही अजम्पशन को गलत साबित कर दिया, यानी m और n a के अलग अलग ऑर्डर नहीं है, बल्कि m और n सेम ऑर्डर यानी सेम है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि a का ऑर्डर जो सब ग्रुप H में है वही a का ऑर्डर ग्रुप G में भी होगा। ये मैंने प्रूफ कर दिया। अजम्पशन लेके चला था कि a के दो डिफरेंट ऑर्डर्स हैं सब ग्रुप और ग्रुप में, मगर मैंने m और n को बराबर प्रूफ करके ये प्रूफ कर दिया कि जो एलिमेंट a है उसके अलग अलग ऑर्डर नहीं है सब ग्रुप और ग्रुप में, बल्कि एक ही ऑर्डर है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? एक बार मैं फिर से स्टेटमेंट रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए स्टेटमेंट ये कहती है ऑर्डर किसी भी एलिमेंट ए का जो सब ग्रुप में है वही सेम ऑर्डर इस एलिमेंट का ग्रुप में होगा। ठीक, इसका प्रूफ मैंने क्या कैसे किया? मैंने किया कि मैंने एलिमेंट ए का ऑर्डर अज्यूम किया m सब ग्रुप H में और n ग्रुप G में, यानी मैंने ए के दो डिफरेंट ऑर्डर्स अज्यूम कर लिए, सब ग्रुप में अलग ग्रुप में अलग। अब मैंने देखा ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप का भी और सब ग्रुप का भी। ऑब्वियस है, आइडेंटिटी एलिमेंट तो सेम हो गई सब ग्रुप में। तो अगर मैं ऑर्डर की डेफिनेशन को देखूं तो ए का ऑर्डर अगर मैं m लेके चलूं तो a की पावर m ई होगा, और a का ऑर्डर अगर n लेके चलूं तो a की पावर n ई होगा। तो यहाँ से ये दो इक्वेशन मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैंने ऑब्जर्व किया तो e की दो अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, तो मैं दोनों को बराबर पुट कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने दोनों तरफ a की पावर माइनस n से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, a की पावर m माइनस एन बराबर ये हो गया a की पावर 0। अब मैं इसको a की पावर m माइनस एन को e के बराबर भी रख सकता था, मगर ड्यू टू दिस रीजन मैंने इसको e के बराबर नहीं रखा। क्लियर है? क्योंकि m माइनस एन m से भी छोटा है और m माइनस एन n से भी छोटा है। तो मैंने यही स्टेटमेंट लिया और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग m माइनस एन 0 के बराबर होगा, तो मैंने m बराबर n यहां से निकाल लिया। ठीक है, तो मैं यहां से ये कह सकता हूं
इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं। इसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट इन सब ग्रुप एंड ग्रुप इज ऑलवेज सेम। ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट इन सब ग्रुप एंड ग्रुप is always same। is always same। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? ये रही स्टेटमेंट। क्लियर है? यानी ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट इन सब ग्रुप एंड ग्रुप इज ऑलवेज सेम। ठीक है, और यही मैंने प्रूफ किया है। आई होप आपको इस थ्योरम का भी हर एक स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको लगता है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आप इसको नोट कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नोट तो आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे स्क्रीनशॉट लेके करें चाहे वीडियो पोस्ट करके करें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोनों में भी एग्जाम्स में भी ये थ्योरम अक्सर कर आती है, और चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक कुछ भी कर रहे हो, ये थ्योरम अक्सर कर पूछ ली जाती है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस थ्योरम का बहुत यूज होता है, जो अब मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। अब चौथी थ्योरम की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए चौथी थ्योरम की तरफ चलते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए थ्योरम क्या कहती है? A non-empty set, a non-empty subset, a non-empty subset H of a group G of a group G is a subgroup, is a subgroup if and only if A belongs to H and B belongs to H, implies A into B inverse belongs to H। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब सबसे पहले इस थ्योरम का स्टेटमेंट हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट H किसी भी ग्रुप G का सब ग्रुप कब कहलाएगा? केवल और केवल तब जब A बिलोंग करे H में, B बिलोंग करे H में, और A टू B इनवर्स बिलोंग करे H में। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? यानी कि यहां पे आपको सबसे पहले तो नेसेसरी पार्ट को प्रूफ करना पड़ेगा और फिर कन्वर्स पार्ट को प्रूफ करना, यानी कि सफिशिएंट पार्ट को प्रूफ करना पड़ेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? बात समझ में आ गई? क्योंकि यहां पे इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन लग रही है। कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट H किसी भी ग्रुप G का सब ग्रुप तब कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ जब A बिलोंग करे H में, B बिलोंग करे H में, और A इंटू B इनवर्स बिलोंग करे H में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली जो थ्योरम है इसका एक नाम और होता है, इसको हम वन स्टेप टेस्ट भी कहते हैं। कई बुक्स में आपको वन स्टेप टेस्ट के नाम से भी ये थ्योरम मिल जाएगी। इसको वन स्टेप टेस्ट क्यों कहते हैं? देखिए, मान लीजिए आपको कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट दे रखा है और आपको ये प्रूफ करना है कि भाई ये जो नॉन एम्प्टी सबसेट है इसको प्रूफ करो ये सब ग्रुप है उस ग्रुप G का। तो आप क्या करोगे? आपके पास में दो ऑप्शन है अब यहाँ पे। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप उस नॉन एम्प्टी सबसेट की
हर प्रॉपर्टी को, जो भी ग्रुप की प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज उसमें लगा के चेक करो कि भाई ये नॉन एम्प्टी सबसेट सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, यानी कि क्लोजर चेक करो, फिर एसोसिएटिव चेक करो, फिर इन आइडेंटिटी चेक करो, इनवर्स चेक करो, कम्यूटेटिविटी, ये सारी प्रॉपर्टीज आप चेक करो और फिर देखो कि नॉन एम्प्टी सबसेट सब ग्रुप है या नहीं। और अगर इन सारे चक्करों में आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो उसका एक और विकल्प है, वो है ये वन स्टेप टेस्ट। यानी एक स्टेप से आपको ये मालूम पड़ जाएगा ये नॉन एम्प्टी सबसेट सब ग्रुप है या नहीं है। कैसे? देखो, कोई एलिमेंट उठाओ ए का और दूसरा एलिमेंट उठाओ, एक आपने एलिमेंट उठाया एच का, फिर दूसरा एलिमेंट उठाया एच का, ठीक है, और दोनों एलिमेंटों को उठा के आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट एच किसी भी ग्रुप जी का सब ग्रुप तब कहलाएगा केवल और केवल तब जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। यानी कि कहना ये चाह रहा है स्टेटमेंट, एक बार मैं इसको थोड़ा और डिफरेंट लैंग्वेज में लिखता हूं। देखिए, अगर H सब ग्रुप है G का, अगर H सब ग्रुप है G का तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, है ना, देन A इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू H। और अगर H इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब H क्या है? H सब ग्रुप है G का। ठीक है, तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे हम ये चेक करते हैं, ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएगी तो कोई भी नॉन एम्प्टी जो सबसेट होगा वो सब ग्रुप ऑटोमेटिकली बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या करते हैं, अब हम इस थ्योरम को प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है, देखिए, अब देखिए, सबसे पहले तो हम इसका नेसेसरी पार्ट लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इसका जो कन्वर्स पार्ट है वो लेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं, हम ये लेके चलते हैं कि जो H है वो G का एक सब ग्रुप है और इस स्टेटमेंट को यानी इस कंडीशन को हम प्रूफ करते हैं। यानी हम लेके चलेंगे H जो है वो G का एक सब ग्रुप है और हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा के दिखाएंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं लेके चलता हूं लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, बी अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। ठीक है, मैं क्या लेके चल रहा हूं कि जो H है आपका वो सब ग्रुप है G का। ठीक है, और मैं इस कंडीशन को दिखाऊंगा कि भाई अगर H G का सब ग्रुप है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखिए, उसके बाद एंड कोई एलिमेंट B है जो H में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अगर H G का सब ग्रुप है और कोई एलिमेंट B H में बिलोंग कर रहा है, देन तो इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट B है इसका इनवर्स भी H में बिलोंग करेगा। जाहिर सी बात है, अगर H एक सब ग्रुप है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की, बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्लियर है? इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर कोई एलिमेंट B H में बिलोंग कर रहा है तो B का इनवर्स भी H में बिलोंग करना चाहिए, बिकॉज H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, अब देखिए, अब देयरफॉर कोई एलिमेंट A जो कि सब ग्रुप H में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और कोई एलिमेंट B वो भी सब ग्रुप H में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, देन इंप्लाइज A तो बिलोंग कर ही रहा है H में,
इस बी का इनवर्स भी एच में बिलोंग करेगा, अभी हमने यहां देखा है बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी से। ठीक है, बात समझ में आ गई। कोई एक एलिमेंट ए है वो एच में बिलोंग कर रहा है यानी सब ग्रुप में, और दूसरा एलिमेंट बी है वो भी सब ग्रुप एच में बिलोंग कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अभी हमने देखा कि भाई अगर बी एच में बिलोंग कर रहा है तो बी का इन्वर्स भी एच में बिलोंग करेगा बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू एच एंड बी इन्वर्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एच, कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर ए एच में बिलोंग कर रहा है और बी इनवर्स एच में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ए इंटू बी इनवर्स भी एच में बिलोंग करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। बात समझ में आ गई, क्लियर है? ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने जो थ्योरम है उसमें बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लिया है, आप चाहो तो एडिशन भी ले सकते हो। मैं इस थ्योरम के बाद में एक रिमार्क लिखवाऊंगा, एडिशन बाइनरी ऑपरेशन होगा तो हम कैसे इसको लिखेंगे, उसके ऊपर मैं एक रिमार्क भी लिखवाऊंगा, है ना। तो बाइनरी ऑपरेशन चाहे मल्टीप्लीकेशन हो चाहे एडिशन हो, प्रूफ उसका ऐसे ही होगा और कंडीशन भी यही सेटिस्फाई होगी। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन अब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लिया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे a इंटू बी इनवर्स किया है, a इंटू बी इनवर्स। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, और थ्योरम का हमें प्रूफ आना चाहिए, उसका स्टेटमेंट आना चाहिए, वो किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में प्रूफ हो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं इसके कन्वर्स पार्ट की। कन्वर्स पार्ट मतलब अब उल्टे से लेके चलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, उल्टे से लेके चलेंगे मतलब अब हम ये मान के चलेंगे कि ये जो गिवन कंडीशन है ये ट्रू है, ये हमने मान लिया कि ये जो गिवन कंडीशन है ये ट्रू है। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि हमें ये प्रूफ करना होगा कि जो नॉन एम्प्टी सबसेट H है वो G का एक सब ग्रुप है। समझ गए? अब हम ये लेके चलेंगे जो गिवन कंडीशन है वो ट्रू है, और ये प्रूफ करना है कि ये जो आपका नॉन एम्प्टी सबसेट H है ये बेसिकली एक सब ग्रुप होगा G का। ठीक है, अब लिखते हैं इसको कैसे प्रूफ करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने लिखा सपोज द गिवन कंडीशन इज ट्रू, द गिवन कंडीशन इज ट्रू, ये मैंने मान लिया कि भाई गिवन कंडीशन ट्रू है। ठीक है, अब देखिए देन अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें यह प्रूफ करना है कि ये जो H है ये सब ग्रुप है G का, देन H विल बी अ सब ग्रुप ऑफ G, ये हमें अब शो करना है। ठीक है, देखिए इसको ये और लिख लीजिए, देन प्रूफ डेट, ये अब हमें प्रूफ करना है, देन प्रूफ H विल बी अ सब ग्रुप ऑफ G। क्लियर है स्टूडेंट्स? यानी कि हमने अब यहां पे कन्वर्स पार्ट में, यानी इसके अगर हम उल्टा लेके चलें, अभी तो हमने सीधा सीधा प्रूफ किया था कि भाई अगर H एक सब ग्रुप है G का तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हमने दिखा दी। अब हम लेके चल रहे हैं इसका उल्टा, यानी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो H जो है वो G का एक सब ग्रुप होगा, ये हमें दिखाना है। तो वही मैंने लिखा है, सपोज द गिवन कंडीशन इज ट्रू देन प्रूफ H विल बी अ सब ग्रुप ऑफ G, यही मुझे दिखाना है। अब देखिए इसको कैसे दिखाते हैं। देखिए अगर ये कंडीशन मैंने मान ली है कि ये कंडीशन ट्रू है तो जाहिर सी बात है H नॉन एम्प्टी होगा अगर A इंटू बी इनवर्स H में बिलोंग कर रहा है। तो देखिए लेट
H जो है नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है। या इसको आप लिखिए हेयर H इज नॉन एम्प्टी, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जाहिर सी बात है H का नॉन एम्प्टी होना। तो अगर H नॉन एम्प्टी है तो उसके अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट तो मौजूद होगा ही होगा, ठीक है। देन हम लिखेंगे कोई एक एलिमेंट A है जो कि H में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज आप ध्यान से ऑब्जर्व करो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना इसको, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर A एलिमेंट H में बिलोंग कर रहा है, B एलिमेंट H में बिलोंग कर रहा है और A और B का इनवर्स भी H में बिलोंग कर रहा है, दोनों का प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये है कि B इनवर्स जो एलिमेंट है वो भी H में बिलोंग कर रहा होगा, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट H में बिलोंग कर रहा है। बात समझ में आ रही है भाई? A इंटू बी इनवर्स का प्रोडक्ट H में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो B का इनवर्स है वो भी H में बिलोंग पहले से ही कर रहा होगा, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट H में आया। तो अगर B का इनवर्स पहले से H के अंदर मौजूद है, जो कि हमने माना हुआ है कि भाई गिवन कंडीशन इज ट्रू, तो इसका मतलब ये है किसी भी सेट में इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब आइडेंटिटी मौजूद होगी। तो हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन H, देयरफॉर आइडेंटिटी इज एग्जिस्ट इन H। हम ये कह सकते हैं कि जो आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट कर रही है H के अंदर, बिल्कुल, तभी तो A इंटू बी इनवर्स H में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि A भी H में मौजूद है, B भी H में मौजूद है और B का इनवर्स भी H में मौजूद है, तभी तो A इंटू बी का इनवर्स का प्रोडक्ट H में आया। यानी H में पहले से इनवर्स मौजूद है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के बिना तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। अब देखो, ये हो गए स्टूडेंट्स। अब देखिए, अगेन बाय सेम कंडीशन, अगेन बाय सेम कंडीशन, ठीक है। अब देखिए, अगर ये तो हमें पता लग गया आइडेंटिटी एलिमेंट H में, तो E जो है वो H में बिलोंग कर रहा है। अब अगर E H में बिलोंग कर रहा है और इनवर्स एलिमेंट भी H के अंदर है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे A H में है, B H में और B का इनवर्स भी H में, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट H में आया। तो जाहिर सी बात है अगर इनवर्स एलिमेंट भी H के अंदर पहले से मौजूद है, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, हम ये लेके चल रहे हैं सपोज द गिवन कंडीशन इज ट्रू, तो गिवन कंडीशन सही है तो H के अंदर इनवर्स एलिमेंट भी है, तो A जो है हमने माना था कोई एलिमेंट है जो H के अंदर है, तो A का इनवर्स भी H में होगा। तो इसका मतलब ये है कि A का इनवर्स भी H में बिलोंग करेगा, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट भी H में है और A का इनवर्स भी H में है। तो इसका क्या मतलब हो गया स्टूडेंट्स? इसका मतलब हो गया अगर मैं E स्टार A इनवर्स करूं तो मुझे A इनवर्स मिल जाएगा जो कि H के अंदर बिलोंग कर रहा है, मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये है इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो थस द इनवर्स एलिमेंट, इसको मैं ऊपर का रब कर दे रहा हूं, ये वाला जो नेसेसरी पार्ट हमने प्रूफ किया था इसको मैं रब कर दे रहा हूं, ठीक है। आप चाहो तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको नोट कर सकते हो। देखिए, क्योंकि कुछ लाइन जो है इसके प्रूफ की वो नीचे नहीं आएंगी। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं इसका कन्वर्स पार्ट मैंने लिखा रहने दिया है, ई स्टार ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स था जो H में बिलोंग कर रहा था। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हुआ थस द इनवर्स ऑफ एलिमेंट इज एग्जिस्ट इन H, या द इनवर्स ऑफ एलिमेंट इज ऑल्सो एग्जिस्ट इन H। इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि अब आप देखो
H नॉन एम्प्टी भी है, H के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है, H के अंदर इनवर्स एलिमेंट भी मौजूद है। तो देखिए सब ग्रुप की 3 कंडीशंस तो यहां पे सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, यानी नॉन एम्प्टी भी है, आइडेंटिटी भी है, इनवर्स भी है, ठीक है। अब देखिए, अब आप एक चीज देखो स्टूडेंट्स, फाइनली अगर ए एलिमेंट H में बिलोंग कर रहा है, कोई एक ए एलिमेंट, और एक बी एलिमेंट H में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो हमें यह मालूम है कि भाई H के अंदर तो इनवर्स भी बिलोंग करता है हर एलिमेंट का, अभी हमने चेक करा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ए H में बिलोंग कर रहा है और ये जो B है इसका इनवर्स भी H में बिलोंग करेगा, क्योंकि अभी अभी हमने चेक किया था कि H के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी है और हर एलिमेंट का इनवर्स भी है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अगर A एलिमेंट H में है, B एलिमेंट H में है, तो A एलिमेंट तो H में करेगा ही करेगा बिलोंग, B का इनवर्स भी H में करेगा। अब यहां पे एक चीज आप ऑब्जर्व करो, यहां पे कन्वर्स पार्ट में हम क्या लेके चले थे कि भैया जो गिवन कंडीशन है वो ट्रू है। कौन सी गिवन कंडीशन? ये वाली गिवन कंडीशन, ये हम लेके चले थे कि ये ट्रू है। अब अगर ये ट्रू है तो इस कंडीशन को यहां पे लगा दो। कैसे लगाओगे? देखो, ए बिलोंग कर रहा है H में, बी का इनवर्स बिलोंग कर रहा है H में, तो अगर मैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखूं तो A इंटू बी इनवर्स का होल इनवर्स भी H में बिलोंग करेगा, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा A इंटू बी के, क्योंकि B इनवर्स का होल इनवर्स B होगा, ठीक है। आपको ये स्टेटमेंट पता होनी चाहिए कि अगर B इनवर्स का होल इनवर्स लो तो वो B के बराबर होता है। किसी भी एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स उसी एलिमेंट के बराबर होता है, ठीक है ना। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है इनवर्स की कि किसी भी एलिमेंट का ग्रुप के अंदर आप इनवर्स लोगे और उसका इनवर्स लोगे तो वो उसी एलिमेंट के बराबर आएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी है कि मैंने B इनवर्स का होल इनवर्स लिया, वो B के बराबर आ गया, तो A इंटू बी। अब ये किस में बिलोंग करेगा? ये H में बिलोंग करेगा, ठीक है। इस स्टेटमेंट के थ्रू, इस कंडीशन के थ्रू, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये कंडीशन ट्रू है, तो ये ट्रू है तो जाहिर सी बात है इसी कंडीशन को मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो A इंटू बी इनवर्स का होल इनवर्स, A इंटू बी इनवर्स है तो यहाँ पे A इंटू बी इनवर्स का होल इनवर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट पहले से मौजूद थे। A H में बिलोंग कर रहा है, B इनवर्स H में बिलोंग कर रहा है, तो A इंटू बी इनवर्स का होल इनवर्स B H में बिलोंग करेगा। और ये किसके बराबर होगा? ये A इंटू बी के बराबर होगा इसके अकॉर्डिंग, तो A इंटू बी भी H में बिलोंग करेगा। बात समझ में आ गई? तो यहां से क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। और स्टूडेंट्स, रही बात एसोसिएटिविटी की, तो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में तो एसोसिएटिविटी हमेशा सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अब देखिए, यहां पे H नॉन एम्प्टी भी है, H के अंदर आइडेंटिटी भी है, H के अंदर इनवर्स भी, और क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि H इज ऑलवेज अ सब ग्रुप, H इज ऑलवेज अ सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। H इज ऑलवेज अ सब ग्रुप ऑफ G, ये आपकी प्रूफ हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? देखिए, आई होप आपको ये जो थ्योरम है ये अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, थ्योरम बहुत सिंपल है और एक ही स्टेप में आप ये चेक कर सकते हो इस कंडीशन के थ्रू कि गिवन नॉन एम्प्टी सबसेट सब ग्रुप है या नहीं है ना। आपको ये चेक करने के लिए कि भाई नॉन एम्प्टी सेट जो है वो सब ग्रुप है या नहीं है, सारी प्रॉपर्टीज को चेक नहीं करना है ग्रुप की। आप केवल एक स्टेप से ये पता कर सकते हो कि गिवन नॉन एम्प्टी सबसेट सब ग्रुप है या नहीं। इसीलिए इसे जो है नाम दिया गया वन स्टेप टेस्ट।
एक ही स्टेप में पता कर लेना। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आज के वीडियो लेक्चर में फिलहाल के लिए इतना ही। अब जो बची हुई थ्योरम्स के प्रूफ हैं वो इसके में अगला जो पार्ट, जो इसी लेक्चर का अगला पार्ट है, उसमें मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो भी थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनके प्रूफ भी थोड़े से बड़े हैं। इसीलिए मैंने इस वीडियो लेक्चर को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है ना? तो इसके बाद में जो पार्ट 2 है वो जब मैं अपलोड करूंगा तो उसमें मैं आपको जो बची हुई इसके सब ग्रुप्स की थ्योरम है उसको प्रूफ डिस्कस करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो आज के वीडियो लेक्चर में फिलहाल के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये जो मैंने जितना भी आपको थ्योरम्स आज बताई हैं इस वीडियो को अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करो, क्योंकि ये सारी थ्योरम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।